हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे एक थोड़े से डिफरेंट टाइप के वीडियो। जहाँ पे मुझे आप लोगों से थोड़ा सा डिमांड में आया कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स के सर्टन कंसेप्ट है हमें थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं, तो प्लीज आप उसका छोटा सा वीडियो बनाकर। तो मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर कंसेप्ट वाइज पिन पॉइंट वीडियोज लेकर आया हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पहला है, देखो, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर इम्पल्स। इसमें थोड़ा सा आपका गलतियां होती है, तो हम क्विकली देखेंगे, टू द पॉइंट होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, 5-7 मिनट में ही अपनी कंसेप्ट खत्म करने वाला हूं मैं। ओके, ये अपना चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर इम्पल्स। ओके, अब आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आता है जिसमें एक्सॉन होता है, एंड कंडक्शन अकर्स फ्रॉम द साइटॉन दैट इज सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग्स। बीच में जो हमारा एक्सॉन होता है उसके हिसाब से कैसे होता है देखते हैं। चलो, यहाँ पे मैं बीच बीच में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखो, पहली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड। असर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Why neurons are excitable cells? Because their membrane is polarized. So, do you know why the membrane of neuron is polarized? वही हम लोग आगे जाकर देखने वाले हैं। There are different types of ion channels are present in the neuron membrane. These ion channels are selectively permeable. देखो, ये freely permeable नहीं, selectively permeable है। मतलब किसको अलाउ करेंगे किसको नहीं करेंगे वो डिसाइड करेंगे, देखेंगे हम लोग आगे जाकर। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला पार्ट है। देखो, when neuron is not conducting any impulse, that is it is at resting state, ये काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका कंडक्शन नहीं कर रहा है किसी भी सिग्नल का। द axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। मतलब क्या, देखो मैं डायग्राम के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूँ बहुत सारी चीजें। देखो, ये रेस्टिंग का है, ये एक्सॉन है, मैंने जितना व्हाइट कलर का निकाला है वो एक्सॉन है। ये एक्सोलेमा है, मतलब उसकी मेम्ब्रेन है, और ये बीच में है वो एक्सोप्लाज्म है। इसके बाहर का जो होगा उसको बुलाएंगे हम ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सोप्लाज्म, दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बन जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी चार्जेस देकर रखे, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को जो हमने जो जहां जितना पढ़ा है उसके हिसाब से। देखो, ये जो ECF है, देखो, when it is at resting, हम रेस्टिंग की बात करें, that means this axolema or that is the axonal membrane is nearly impermeable to sodium but more permeable to potassium। इसकी वजह से होता क्या है, देखो, so at resting sodium ions are more in ECF and sodium ions are less in ICF बोल देता हूं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इसी का मतलब एक्सोप्लाज्म है। हाँ, and at the same time potassium ions are high at ICF, that is intracellular fluid, हमारा exoplasm, and like potassium ions are less in ECF। so देखो, because of this difference in their concentration of sodium and potassium ion, there is a पोलैरिटी बना। और एक चीज है इसके लिए, अंदर एक्सोप्लाज्म में, ये तो मैं ना थोड़ा स्टार करके अलग कलर से लिखता हूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सोप्लाज्म में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है अंदर। ये अंदर क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देम only the inside of the membrane becomes negatively charged। उसमें क्या हो जाता है, ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ना, इसलिए अंदर निगेटिव चार्ज बन गया, और बाहर तो सोडियम आयन ज्यादा है। हाँ, अंदर पोटेशियम आयन्स है बट उनका कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है। हाँ, बाहर सोडियम आयन्स का ज्यादा है, अंदर सोडियम आयन्स का कम है, बाहर पोटेशियम आयन्स का कम है। समझ में आया? यहां तक ये रेस्टिंग में। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ओनली दिस साइड बिकम्स निगेटिवली चार्ज। समझ में आया? अब देखते वापस हम आगे जाकर, देखो, the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm, consequently
Exoplasm inside axon contains high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of sodium. यही तो लिखा है हम लोगों ने, देखो यहाँ पे डायग्राम के साथ इसको कंपेयर करो, आप डायग्राम याद रखो, आपको सब कुछ याद रह जाए. ओके ओके, सॉरी, आगे देखते हैं. पहले in the contrast, fluid outside axon contains low concentration of potassium and high concentration of sodium, thus forms the concentration gradient. देखो बायोलॉजी में या अक्रॉस द मेम्ब्रेन बहुत बार हम लोगों को ये समझना जरूरी है, अगर किसी चीज की मूवमेंट होनी है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी होता है. ओके, these ionic gradients across the resting membrane are maintained by active transport of sodium and potassium pump. देखो जो ऊपर लिखा था ना, ये देखो ऐसे सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स होते हैं हमारे इसमें, ये मेंटेन करने के लिए. अब इन स्पेशल इनका जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो ये क्या करते हैं, दिस सेम आयन चैनल, इनको सोडियम पोटेशियम पंप बोला है, बट इनको हम मानते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप या एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहां पे स्टेटमेंट है. देखो ये क्या कर लेते हैं, व्हेन दे आर एट रेस्टिंग दे पुश 3 सोडियम्स आउटसाइड. आप एरो की डायरेक्शन देखो, 3 सोडियम आयंस आउटसाइड इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम इनसाइड. अब देखो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या बनेगा, बाहर सोडियम आयंस ज्यादा बढ़ते ही जाएंगे और अंदर पोटेशियम आयंस होते रहेंगे. ऑलरेडी कैसे, बाहर तो सोडियम ही ज्यादा है और अंदर जो कम है उसमें से भी सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं. जो कम है, मैंने ऐसे नहीं बोला कि वहां पे नहीं है, मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन कम है बोला है. हाँ ये याद रखो, ये बहुत बार आप भूल जाते हो. और यहाँ पे ये डायग्राम याद रखो, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, इनको विथ एटीपी, मतलब दे वर्क विथ एटीपी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इनकी. तो ये क्या कर लेते हैं, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, एक्सोप्लाज्म में आ रहे हैं ना. आई बात समझ में, इजी हो गया आप लोगों को. देखो यहाँ पे वही दिया है, देखो आप लोगों को समझाने के लिए, देखो क्या दिया है आप लोगों को, दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही मतलब है विथ एटीपी, ये सी बार मतलब विथ है, आप लोगों को मालूम है अब, विथ द यूज ऑफ एटीपी. ions by the sodium potassium pump which transport 3 sodium ions outward for 2 potassium into the cell, that is into the exoplasm. As the result, outer surface of axonal membrane possesses positive charge while the inner surface becomes negatively charged. जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पे, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है रेस्टिंग पे. हाँ, becomes negatively charged, therefore polarized. The electrical potential difference across the resting membrane is called as resting potential. इसको रेस्टिंग क्यों बुलाया है, क्योंकि अभी हमारा न्यूरॉन या फॉर दैट मैटर एक्सॉन इज नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ इंपल्स. चलो आगे देखते हैं. नो एक्चुअल जब कंडक्शन होने वाला है, ये देखो ये आपको एनसीईआरटी की दी हुई डायग्राम है, इसमें ये दिखाया गया है आप लोगों को. हाँ, अब हम एक्चुअल कंडक्शन देखेंगे. देखो अब देखो ये क्या है, वही अपना पोलराइज्ड एक्सॉन है. मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस में इसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर, 3 पार्ट में ही डिवाइड कर लेता हूँ, 4 बहुत ज्यादा हो जाएंगे. इसको बुलाएंगे हम ए पार्ट, इसको बुलाएंगे बी पार्ट और इसको बुलाएंगे सी पार्ट. अब देखो क्या होता है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, अब दिखा. ओके, अब हो क्या रहा है, देखो सपोज दिस ए पार्ट रिसीव द स्टिमुलस, हम इसको रेनकलेशन करते, स्टिमुलस आ गया, रेस्टिंग से वो काम में जाने वाला है ना, तो यहाँ पे सपोज उसको स्टिमुलस आ गया, इसको बुलाएंगे स्टिमुलस. ये है अपना स्टिमुलस, स्टिमुलस आ गया. as soon as the part of axon receive stimulus, उसने स्टिमुलस रिसीव कर लिया है, तो होता क्या है, द परमिएबिलिटी ऑफ एक्सोलेमा और द मेम्ब्रेन चेंजेस. मतलब क्या होता है देखो, हाँ अब आगे जाकर होगा क्या, वही जो अपनी एक्सॉन है ना, ये देखो ये अपनी एक्सॉन ही है, इसका ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और वो सी पार्ट है. द पार्ट दैट हैज रिसीव्ड द स्टिमुलस will change the permeability for the sodium ion. There will be the change in the ion concentration. So inside will become positively charged
एंड आउटसाइड विल बिकम निगेटिवली चार्ज, क्योंकि ए पार्ट पे आ गया है स्टिमुलस। तो नाउ हम उसको बुलाएंगे ए पार्ट को, जहां पे रिवर्सल ऑफ चार्जेस हुआ उसको क्या बुलाएंगे, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, द पार्ट ऑफ एक्सॉन दैट रिसीव्स द स्टिमुलस एंड एक्सचेंजेस आयन, मतलब अंदर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। देखो ये वर्ड आएगा आगे जाकर, मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स अंदर आ रहे, बराबर है। पहले कैसे थे, बाहर थे, अब वो कैसे आ गए, अंदर आ गए। लेकिन बाहर से अंदर आ गए तो इसको क्या बुलाएंगे हम, इनफ्लक्स। अब आपकी तो बाकी की दो रीजन जो है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है बाहर, ये अंदर निगेटिवली चार्ज है। ये नंबर मैटर नहीं करेगा अभी फिलहाल के लिए। तो क्या हो रहा है देखो, ये ऐसे, तो ओनली ए पार्ट इज डीपोलराइज। पर देखो इंपल्स यहां पे खत्म होने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। यहां से वो कहा जाने वाला है, आगे की तरफ चला जाएगा। मतलब देखो क्या होगा, ये जो निगेटिव है आयन से, वो बी रीजन पे, मतलब निगेटिव आयंस वहां पे चले जाएंगे और ये यहां पे आ जाएंगे। तो ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा। तो अगले स्टेज में क्या होगा देखो, मैं क्या बता रहा हूं, देखो ये वापस अपना एक्सॉन है, ये एक्सॉन के अपने तीन पार्ट्स है, ए बी सी। अब देखो ए में हमारा ये वाला पार्ट याद रखो आप, यहाँ पे ये वाला देखो, हाँ आयंस अगले रीजन, देखो कंडक्शन होना चाहिए तो आगे भी प्रोपागेट होना चाहिए ना इंपल्स का। तो उस केस में क्या होगा, देखो अब क्या होने वाला है, ये जो निगेटिव थे बी साइड, नाउ दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस विल बिकम निगेटिवली चार्ज। एंड एट द सेम टाइम देखो ये बन जाएगा निगेटिवली चार्ज ए पार्ट में, आउटसाइड विल रिगेन द पॉजिटिव चार्ज। सी पार्ट तो बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव है ही। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, नाउ बी पार्ट इज डीपोलराइज्ड एंड ए पार्ट क्या बन जाएगा, वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो ये बन जाएगा रिपोलराइज। अब ये रिपोलराइजेशन क्यों होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक दो मिनट में ग्राफिकली दिखाने वाला हूं। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, बट ऑब्वियसली यहां से ये निगेटिव चार्ज यहां पे, यहां से यहां पे आ जाएंगे। अब नाउ द नेक्स्ट केस में क्या होगा, बी विल बिकम डीप रिपोलराइज एंड सी विल बिकम डीपोलराइज। बी का क्या होगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगा। अगर मैं आपको ये निकाल कर दिखाऊं, देखो आगे जाने के बाद कैसा होगा, ऐसे ये ए है, ये बी है और वो सी है। अब देखो ये दिस विल बिकम पॉजिटिव 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 एंड दिस विल बिकम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और उस केस में बी का क्या होगा देखो, ये अंदर से बन जाएगा निगेटिव, बाहर बन जाएगा पॉजिटिव। हमारा ए तो ऑलरेडी है ही, हाँ बराबर है। तो देखो अब इसका क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। सी पार्ट का, और इसका क्या हुआ, रिपोलराइजेशन। and this is how the impulse propagates or like travels at the entire length of the axon। ये आगे भी सी का डी कर लो, डी ई एफ ऐसे जेड तक भी कर लो, आपको जितना लंबा चाहिए उतना। तो हर वक्त क्या होगा, एक स्मॉल स्मॉल, ऐसे नहीं कि चार चार आयन वाला ही होगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट वो आगे चलता जाएगा। दिस इज हाउ द इम्पल्स इज कंडक्टेड। अब आगे देखते चलो, ये देखो ये मैंने आपको बताया ना कि हम इसको देखेंगे। अब देखो ये आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ग्राफ निकाला है, जल्दी खत्म करना है, निकालते वक्त थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। देखो सपोज हम इस नर्व इम्पल्स कंडक्शन को अगर हम उसको मेजर करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो देखो इट इज फाउंड दैट एट रेस्टिंग मतलब व्हेन द एक्सॉन इज नॉट कैरिंग एनी इम्पल्स, उसमें उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोड डाल के देखेंगे ना, दैट इज फाउंड टू बी द -70 मिलीवोल्ट।
ये मिलीवोल्ट में इतना होता है। रेस्टिंग पे दैट इज निगेटिवली चार्ज ही है ना, अंदर देखा ना हमने वो निगेटिवली चार्ज। अब जैसे ही इस पॉइंट पे जब उसने स्टिम्युलस रिसीव किया, कलर बदल देता हूं आपके लिए, देखो इस पॉइंट पे स्टिम्युलस रिसीव हुआ और यहां से क्या होना शुरू हो गया, डीपोलराइजेशन। और इसी डीपोलराइजेशन का मतलब होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, बिकॉज द मेम्ब्रेन विच वाज इम्परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन, नाउ बिकम्स फ्रीली परमिएबल। स्टेटमेंट याद रखो, इम्परमिएबल बिकम्स फ्रीली परमिएबल, और सोडियम आयन अंदर आ गए। वो कितने आएंगे, टिल इट रीचेस द एक्शन पोटेंशियल विच इज समवेयर अराउंड +30 मिलीवोल्ट। ये थोड़ा प्लस माइनस चलता है पर अराउंड एवरेज वैल्यू। कितने अंदर आएंगे उसको भी लिमिटेशन है ना, उतने आएंगे टिल इट रीचेस एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को एक बार रीच कर गई तो उसके बाद क्या होगा, उसको वापस रीपोलराइज होना है। ये तो डीपोलराइज हो गई तो उसके बाद उसको क्या होना है, रीपोलराइजेशन भी होना जरूरी है ना उसका। और ये रीपोलराइजेशन होगा बाय द आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ये याद रखो, बहुत बार आप ये भूल जाते हो, यहाँ पे अंदर पोटेशियम ज्यादा है उनको बाहर भेजेगी सेल, जल्दी 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 एक्सोनल मेम्ब्रेन से वो बाहर जाएंगे। और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल कर जाएगा तो ये लेस पॉजिटिव बनता जाएगा, दैट इज इट विल कम टूवर्ड्स द निगेटिव, तो ये रेस्टिंग तक आएगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखो, ये रेस्टिंग पे इमीडिएटली रुकता नहीं है, इट बिकम्स लिटिल बिट मोर निगेटिव, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट बिकम्स मोर निगेटिव, और उसको बुलाते हैं हम हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। उस स्टेट को क्या बुलाएंगे हम, हाइपर पोलराइजेशन। एंड देखो, नर्व विल नॉट बी स्टिम्युलेटेड ड्यूरिंग द हाइपर पोलराइज स्टेट। मैंने ये लिखवा कर दिया है, ये आपको क्वेश्चंस में आता है। हाँ, ये 1 मिनट के लिए देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो लाइक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस वॉज क्लियर टू यू, कैसे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हुआ, बात समझ में आ गई। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जो मैंने पीछे डायग्राम में निकाल कर दिया है, यही हम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो, when the stimulus is applied at site A, polarized membrane A freely permeable to sodium ions। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स, बराबर है, दैट रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी। तो अंदर जो निगेटिव थी वो पॉजिटिव बन गई, एंड दिस इज हाउ इट गोज। दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड along the length of axon and consequently impulse is conducted. The rise in stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived। देखो ना, बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। हाँ, एंड नाउ यहाँ पे देखो, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो, it is quickly followed by the rise in permeability to potassium within a fraction of second. K plus diffuses outside, that is outflux of potassium, and this brings the axon to its resting state। I hope अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट कंसेप्ट इमीडिएटली आ रही है।